पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ठीक है, डालिए। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोऑर्डिनेट इन्वर्जन। क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट इन्वर्जन। अगर हम कार्टेशियन में बात करेंगे तो मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन में जैसे एक्स वाई जेड सिस्टम होता है, तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये इस तरीके से बन जाता है। सिस्टम इन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि राइट हैंडेड सिस्टम है वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंडेड होगा कहीं पे, वो राइट हैंडेड में बन जाएगा। यहाँ राइट हैंडेड सिस्टम, अब सिस्टम अपने ऊपर पढ़े नहीं क्योंकि अपने सीक्वेंसिंग बदल दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले पढ़ते तो अपने को पता चल जाता राइट हैंडेड सिस्टम किसको कहते हैं। अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड है वो इस तरीके से हो कि अगर आप एक्स टू वाई फिंगर्स को कर्ल करें स्मॉलर एंगल के थ्रू, तो बेसिकली आप ऐसे कर्ल करेंगे एक्स टू वाई, एक्स है यहाँ पे है, ठीक है। एक्स टू वाई फिंगर्स कर्ल करेंगे तो देखेंगे कि राइट हैंड से जेड आ रहा है। तो राइट हैंडेड सिस्टम लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड से जेड आएगा, ठीक है। अगर इस जेड को मैं नीचे कर दूं और फिर एक्स टू वाई फिंगर्स को कर्ल करूं तो लेफ्ट हैंड से आएगा एक्स टू वाई। फिंगर कर्ल कैसे करनी है कि हथेली है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि एक्स की डायरेक्शन में इस तरीके से होना चाहिए कि वाई उसको दिखे, इस वाले पोर्शन को वाई दिखना चाहिए। तो अभी एक्स यहाँ पर है तो ऐसे हथेली होएगी। तो अभी एक्स टू वाई फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ तो जेड राइट हैंड से आ रहा है, तो ये राइट हैंड सिस्टम है। अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स हो गया है, ऊपर आपने देख ही लिया, और वाई माइनस वाई हो गया है। तो मैं एक बार पहले वाला बना देता हूँ, फिर बाद में दोबारा जो नया है उसको बना देता हूँ। तो अभी एक्स वाई तो इधर हो जाएगा, नया जो वाई प्राइम बोल देते हैं इसको, जेड है वो इधर हो जाएगा, जेड प्राइम बोल देते हैं इसको। और एक्स है वो जैसे अभी अपने बाहर बना रखा था, ये एक्चुअली में इसका मतलब था आउटवर्ड, तो अभी एक्स है वो इनवर्ड हो गया, ठीक है। उसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके एंटी दिखा दीजिए ऐसे, या फिर आप उसको ऐसे दिखा दीजिए। मैं इसको बना देता हूँ कि या तो आप ऐसे बोल दीजिए, एक्स है वो अंदर की साइड है, ये आपका था एक्स ऊपर की साइड में था, बाहर की साइड में था, वाई यहाँ पे था, जेड यहाँ पे था, ठीक है। तो एक्स टू वाई जेड कर रहे थे, राइट हैंडेड सिस्टम था। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड से आएगा, एक्स अंदर की साइड में, तो एक्स हथेली ऐसे करनी पड़ेगी क्योंकि वाई दिखना चाहिए उसको। ऐसे नहीं करोगे क्योंकि वाई दिखेगा नहीं, फिर ऐसे करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो ही जेड आ रहा है, देख सकते हो। एक्स टू वाई फिंगर्स कर्ल करोगे जेड आएगा। पिक्चर क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो गया, इधर भी वही चीज़ है, सेम ही है बस। तो ये चीज़ है कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में सिस्टम इन्वर्ट हो जाता है। पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर ये तो था कार्टेशियन का मसला, और अगर मैं बोलूँ कि ये तो था कार्टेशियन का, ये तो था कार्टेशियन सिस्टम को लेके कि कार्टेशियन सिस्टम किस तरीके से कन्वर्ट होएगा अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी वजह से एक वेक्टर है वो आपका माइनस ए हो जाता है। चलो, क्योंकि सिस्टम रिवर्ट हो गया, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन बदल गई, इसलिए वो जो आई जे के आ रहे थे उनकी जगह माइनस ए माइनस आई माइनस जे माइनस के हो गया। तो पूरा वेक्टर में एक माइनस आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे एक वेक्टर रिवर्ट हुआ है? क्लियर है? स्फेरिकल सिस्टम कैसे चेंज होएगा? स्फेरिकल सिस्टम में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, आर थीटा फाई, तो ये कैसे रिवर्ट होंगे अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे चेंज होंगे? आर तो आर रहेगा, थीटा है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई है वो पाई प्लस फाई हो जाएगा। एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ठीक है। अच्छा, और फिर
सिलेंड्रिकल की बात करूं, वहाँ पे एस फाई जेड, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। एस एस रहेगा, फाई है पाई प्लस फाई हो जाएगा, जेड है वो माइनस जेड हो जाएगा। तो ये है आपका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सीन। एक वेक्टर उसमें कन्वर्ट हो ही गया था। वेक्टर का समझ में आ गया ना, माइनस ए कैसे हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा तुम्हें चाहिए नहीं, क्योंकि चढ़ने वाला काम तो इसके बिना डेफिनेशन के भी हो गया था। तुमको जो चाहिए था वो तो पहले ही हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रॉपर रोटेशन। प्रॉपर रोटेशन का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे, आप सिस्टम को रोटेट करा दोगे। लाइक जेड एक्सिस के अबाउट सिस्टम को रोटेट करा दो। तो जैसे एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप लिखना। जैसे मान लो ये एक्स और ये वाई हो, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करना है। एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है वो एक्सिस तुम्हारी आंखों में आना चाहिए। तो अभी मुझे जैसे प्लस जेड के अबाउट रोटेट करना है, तो प्लस जेड को मैंने मेरी आंखों में ले लिया। तो ये जो सिस्टम है उस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। तो अभी जैसे जनरली मैं एक्स इधर बना रहा था अभी तक, वाई इधर बना रहा था, और जेड ऊपर बना रहा था। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा राइट हैंडेड सिस्टम बनाया, बट थोड़ा अलग बनाया। ये वाला नहीं बनाया। एक्चुअल में जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाया। रिक्वायरमेंट क्या थी कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है वो आंखों में आना चाहिए। यू कैन सी कि जेड मेरी आंखों में आ रहा है, और अभी ये भी राइट हैंडेड सिस्टम है, ये भी राइट हैंडेड था। एक्स टू वाई जेड, एक्स टू वाई जेड। ठीक है, लेकिन बनाया इस तरीके से कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है वो मेरी आंखों में आए। अब क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे। जैसे मैंने जेड एक्सिस के अबाउट अगर एंटी क्लॉकवाइज से घुमाना हो इसको, तो फाई से लेट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो एक्स प्राइम यहाँ हो जाएगा, और वाई प्राइम है वो यहाँ हो जाएगा। दोनों सेम एंगल से जाएंगे, पूरा पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस प्लस जेड डायरेक्शन। माइनस जेड से घुमाना होगा तो माइनस जेड मेरी आंखों में आना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर मैं एक्स और वाई बनाऊंगा। ठीक है, अभी एक बार के लिए बना के बता देता हूँ। माइनस जेड अगर मेरी आंखों में आना चाहिए, ऊपर आएगा, इसका मतलब तो जेड अंदर की साइड हो गया। जेड अगर अंदर की साइड हो गया तो बाकी सिस्टम कैसे बनेगा। राइट हैंडेड बनाना होता है जनरली। एक्स इधर ले लूँ, और एक्स एक्स इधर ले लूँ, वाई इधर ले लूँ। एक्स टू वाई जेड अंदर चल जाएगा, है ना। एक्स वाई, एक्स टू वाई फिंगर्स कर्ल करूंगा राइट हैंड की, देख पा रहे हैं। जेड अंदर की साइड हो गया। ठीक है, तो प्लस जेड अंदर की साइड हो गया, माइनस जेड मेरी आंखों में आ गया। ये माइनस जेड मेरी आंखों में आ गया ऊपर की साइड में। ठीक है, तो अब अगर माइनस जेड के अबाउट रोटेट कराना हो तो ऐसे कराना पड़ेगा। ठीक है, जनरली तुम्हारे जो रोटेशन है, प्रॉपर रोटेशन है, वो तो प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इनके अबाउट रोटेशन को डिनोट करते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को कैसे डिनोट करते हैं, फाई की जगह माइनस फाई कर दो, क्लॉकवाइज हो जाएगा। आ रहा है समझ में। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विल गेट ट्रांसफॉर्म। वेक्टर तो चेंज नहीं होता है, ये बात अपन पहले देख चुके हैं। कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती एक्चुअल में, तो वेक्टर का देखना है कि कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे। तो वेक्टर के जो ओल्ड कंपोनेंट और न्यू कंपोनेंट है उनमें अगर मैं रिलेशन की बात कर लूँ, तो एक बार थोड़ा सा देखना आपको। ये आपका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस पहला पॉइंट अपन डाल रहे हैं, प्रॉपर रोटेशन में रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस। और उसमें भी कैसे है, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अरे यार एक सेकंड, हेलो। हाँ जी भैया, आप नीचे नीचे पहुंच गए क्या। हाँ वहीं पे आगे क्या नीचे। मैं जस्ट आगे या पहुंचने वाले हो। पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, एक लड़का आ रहा है उसको दे देना ना। ठीक है, एक लड़का आ रहा है उसको दे देना, ठीक है। चलो, ये क्या है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस।
इन एंटी क्लॉकवाइज वे, वाई एंगल फाई। तो कोई वेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे कोई वेक्टर है, बात करें कि वेक्टर कैसे चेंज होगा। इसको प्रॉपर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बोलेंगे। वेक्टर तो वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, वेक्टर को पहले इस तरीके से लिख रहे थे आप, हेलो, हाँ मैं देता हूँ। 909428। इस तरीके से आपके कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे और यूनिट वेक्टर भी आप समझ पा रहे हो कि वो चेंज हो जाएंगे। बता दिया ना, हाँ यही रख दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुन ले तो एक बार, अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज वे, वाई एंगल फाई। तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। जेड एक्सिस आपकी आंखों में आना चाहिए, उसके बाद आपने रोटेट कर दिया सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वाई एंगल फाई, तो एक्स ऐसे चला जाएगा, वाई सॉरी वाई ऐसे चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कोई वेक्टर ए था, ये बात तो पहले ही क्लियर है कि ए तो ए रहता है। हाँ, लेकिन ये क्लियर है कि ए खुद तो भले ए ही रहेगा, इसको नोटिफाई करना पड़ेगा आपको, ए रहेगा, लेकिन कंपोनेंट्स बदल जाएंगे। वेक्टर नहीं चेंज हुआ है, कंपोनेंट्स बदलते हैं, ये बात अपन लिख के आए हैं कि अंडर प्रॉपर रोटेशन कंपोनेंट्स बदलते हैं। अच्छा, एक और बात है कि जो आई कैप था वो पहले इधर था, अभी ये आई प्राइम है, तो ये भी बदलेगा, आया ना। ये वाली चीज है, ये ऐसे बदली है, लेकिन वेक्टर का नाम वो ही रहा, इसको मैंने ए प्राइम नहीं लिखा। अगर इनकेस लिख भी दूंगा ना, तो फिर मैं ए प्राइम इक्वल टू ए लिखूंगा, मैंने पहले ही उसको रखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बोर्ड पे जो चीज़ है वो ऐसे वैसे रखनी है, क्योंकि यहाँ सेंस है हर छोटी चीज़ में। क्लियर रहेगा, डाल दीजिए आप। हाँ, अब एक जो आता है वो चीज़ आती है कि हाउ दीज कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, कैसे रिलेटेड है, जो नए कंपोनेंट्स है वो प्रीवियस कंपोनेंट से कैसे रिलेटेड है, वो नया क्वेश्चन है, उस पर हम बात करते हैं। आप लिख लीजिए इतना, और फिर अब मैं बोल भी देता हूँ यहाँ पे कि जो नए कंपोनेंट्स हैं वो प्रीवियस कंपोनेंट से इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे रोटेशन मैट्रिक्स आती है, इसको बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। जेड वाली है तो रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, और जो भी एंगल है वो यहाँ लिखा जाता है, और ये प्रीवियस कंपोनेंट यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार के लिए मैं बोलूँगा कि इस मैट्रिक्स को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आ रही है, ठीक है। तो आर जेड फाई अब मुझे लिखना है बस, तो मैं एक बार तो यहीं लिख देता हूँ। आर जेड फाई होती है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन किया, जेड, तो जेड वाली पोजीशन पे 1 ले लीजिए डायगोनल में, और बाकी ये एंट्री 0 कर दीजिए, ठीक है। और देखना पड़ेगा आपको कैसे बना रहा हूँ मैं। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो जेड वाली पोजीशन पे 1 ले लीजिए डायगोनल उसमें डायगोनल पोजीशन पे, बाकी जगह ये चीज़ 0 कर दीजिए। तो अब बच गया ये, तो कोस फाइव, साइन फाइव, एंड माइनस साइन फाइव, कोस फाइव, ये आपको याद रखना है कि ऐसे कुछ होती है, ठीक है। क्योंकि अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, तो एक बार के लिए याद भी होना चाहिए, प्रूफ हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा कि ये कैसे आया, वो सब कर लेंगे। बनाइए इसको, यहाँ माइनस से ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कौन सी वाली है, एंटी क्लॉकवाइज वाली। क्लॉकवाइज वाली चाहिए तो फाइव की जगह माइनस फाइव डाल दोगे, तो उसमें माइनस साइन फाइव ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ।
नीचे लिख देता हूँ, अगर क्लॉकवाइज होगा तो फाइव की जगह -5 कर दीजिए, फाइव को -5 कर दीजिए, अपने आप काम हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। तो RZ5 ये वाली मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन RZ5। लिख लिया भाई सबने? ओके। अच्छा, ऐसे ही आप कभी एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकते हो। हाउ द न्यू कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन, वहाँ भी पता होना चाहिए। अगेन ये मैट्रिक्स बदलेगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन के लिए मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या मैं बोलूँ कि रोटेशन मैट्रिक्स के लिए आप अलग से बना लीजिए पूरा। और अब इसको रट लीजिए, अब इसको रट लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, तीनों की बना दे रहा हूँ, XY Z, ठीक है। और तीनों ध्यान रखिएगा, रोटेशन मैट्रिक्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, बाकी तुम्हें पता है कि क्लॉकवाइज के लिए क्या करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि +X +Y और +Z के अबाउट आप रोटेट कराए हो, क्लियर है। तो फिर क्या होगा, अगर कुछ और बोलेगा तो फिर उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो इसी के लिए है। तो डेरिवेशन से आपको कुछ और बोलेगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अपन RZ5 डिफाइन करते हैं। उसको आपने देख ही लिया कि क्या होती है। पहले आपको यही याद रखनी है, RZ5 वाली, फिर X वाली और फिर Y वाली। तो यहाँ पे मुझे जगह चाहिएगी सब के लिए। तो RY5 मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, और RX5 को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है भैया। ये थोड़ा अलग अलग कर लेना तीनों को, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। इसका कैसे याद किया था आपने, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे थे, तो जेड वाली पोजिशन पे, डायगोनल पोजिशन पे 1 कर दिया है। बाकी आपका cos5 sin5, यहाँ पे cos5, और ये आपका -sin5। अच्छा, इन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर आप देखने जाओगे तो कितना आएगा, देखो इस वाले से निकालोगे तो cos2 5 +sin2 5 1, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है ये, ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज है। डिटरमिनेंट आपने देख ही लिया, ये डिटरमिनेंट है, सब रोटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाएगा आपका, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, ऑर्थोगोनल की जो भी डेफिनेशन होती है वो आ जाएगी। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है कि A ट्रांसपोज लोगे तो एक्चुअल में वो इनवर्स के बराबर रहता है, ऐसा ना। तो ये है ऑर्थोगोनल की मतलब, ट्रांसपोज लोगे तो R इनवर्स के बराबर रहेगा। यही ना ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, R इनवर्स, R ट्रांसपोज इक्वल टू R तो सिमेट्रिक होती है, मतलब। अच्छा, X में भाई X वाली डायगोनल पोजीशन पे 1 हो गया, बाकी इन जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे cos5 sin5, और यहाँ फिर -sin5 एंड cos5। आराम से बनानी आई, कोई दिक्कत नहीं है।
वाई वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैं समझा दूंगा। देखो, वाई वाले में डायगोनल पोजीशन पे 1 हो गया, बाकी फिर ये चीज़ों पे 0 हो गया। अब कोस फाई यहाँ लिखते थे, तो साइन फाई यहाँ लिखते थे। तो टेक्निकली तो ये लिखना चाहिए कि कोस फाई साइन फाई ऐसे कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है वाई में एक माइनस एक्स्ट्रा आता ही है जनरली। जब भी डिटरमिनेंट निकालते हो, कुछ भी करते हो, वाई वाले में हमेशा एक माइनस का लफड़ा रहता ही है। उससे एक याद रख सकते हो, यहाँ थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, तो फिर ये साइन फाई हो जाएगा इस बार, और ये आपका कोस फाई रहेगा। क्लियर है? थोड़ा सा ये जो फर्क है वो ये है। मैं अभी तो रट्टा मारने के लिए बोला हूँ, क्योंकि रट्टा अल्टीमेटली तो रट्टा ही चाहिए। प्रूफ वगैरह हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूफ से समझ में भी आ जाएगा सब कुछ पढ़ सकते हैं। हो गया जी। भाई लिखने में फुर्ती दिखा यार, क्या कर रहा है? बैठा रहूं? नेक्स्ट है सक्सेसिव रोटेशन। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, तो जैसे नए कंपोनेंट्स आपको चाहिए, तो वो तो ये हो गया। ओल्ड कंपोनेंट आपके यहाँ रहेंगे। जैसे मान लो कि आपने पहले क्लॉकवाइज रोटेशन करा दिया एंगल 30 डिग्री से, और किसके अबाउट? एक्स के अबाउट। तो जो पहले किया है वो यहाँ आ जाएगा। कितने से किया है? 30 डिग्री से। 30 का मतलब होता है 5/6, और क्लॉकवाइज किया था तो ये आ गया। इसके ये फर्स्ट रोटेशन था जो आपने किया। सक्सेसिव रोटेशन का मतलब एक के बाद एक रोटेशन कर रहे हो आप, सिस्टम को बार बार रोटेट कर रहे हो। पहले एक्स के अबाउट, फिर लेट आपने जेड के अबाउट रोटेट करा दिया, और जेड के अबाउट आपने किया क्लॉकवाइज, और मान लो 60 से किया, क्लॉकवाइज किया तो वापस से क्लॉकवाइज में माइनस आएगा। और ये सेकंड नंबर पे किया आपने। थर्ड लेट आपने वाई के अबाउट करा दिया, और उसमें क्या आपने एंटी क्लॉकवाइज लेट 90 से करा दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज किया तो ये आ गया, ये थर्ड रोटेशन था। इन सब की मैट्रिसेज आ जाएंगे, और फिर आपके पास फाइनल कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएंगे, ये सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट होने के बाद में। सक्सेसिव रोटेशन का मतलब ये है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, चलेगा आपको? मैं नंबरिंग डाल दी कि फर्स्ट ये किया है, सेकंड ये किया है, थर्ड ये किया है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टेड है। तो ऐसा कुछ कभी हो तो फिर ऐसे करना है आप। कर लोगे मैनेज क्वेश्चन को? कोई दिक्कत नहीं है। एक वेक्टर का कंपोनेंट दिया होगा और पूछेगा कि फाइनली क्या हो गया, आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए। सक्सेसिव रोटेशन समझ में आ गया। अब बात है प्रूफ की। इफ़ यू नीड दैट कि भैया ये जो मैट्रिसेज हैं वो ऐसे ही कैसे आई। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको। तो कोई एक कर लो आप, जो भी आपका मन करे कि भाई मुझे तो ये वाला चाहिए, कोई भी एक कर सकते हो। जैसे हम जेड वाले को थोड़ा सा रेफरेंस में रख के करते हैं, जेड वाला कर सकते हो, या तुम बोलोगे तो मैं वो कर दूंगा। बताओ, जेड कर दूं? ठीक है, तो प्रूफ किसके लिए? फॉर आर जेड फाइव, कि आर जेड फाइव है वो ऐसे ही क्यों होती है के लिए। तो आर जेड फाइव का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस आपकी आंखों में आना चाहिए, इस तरीके से आपको सिस्टम बनाना है। होपफुली आपके सामने वो सिस्टम उस अंदाज में है। ठीक है, अब आपको जो घुमाना है वो घुमा लो। घुमा लिया आपने, क्या किया? ये जो नया एक्सिस है वो यहाँ हो गया, और ये वाला यहाँ हो गया। जेड वहीं रहेगा, पाई से घुमाया आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। वो एंटी क्लॉकवाइज वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। ठीक है,
चल सकते हैं। एक वेक्टर था पहले, ए वेक्टर था कुछ ऐसे करके, ए वेक्टर था कुछ। मैं कहूंगा कि वेक्टर पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यार आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को इधर उधर कर रहे हो, वेक्टर तो वेक्टर रहेगा। वेक्टर को तुम कहीं और भी ले जाओ, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसलेट कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब इस पे। हाँ है ना, ये तो यही रहेगा। एक और चीज़ है, मैंने बातों बातों में एक बोली है, कुछ बात बोली है, ध्यान दिया आपने। अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन, मतलब जो स्पेस ट्रांसलेशन है, उससे वेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेट को यहाँ ओरिजिन शिफ्ट करने से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर वेक्टर रहता है, बताया था ना, लोकेशन नहीं रहता। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भले ही कुछ भी लो, मुझे उससे क्या मतलब है, वेक्टर तो वेक्टर है भैया। आप उस तरीके से भी देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर उधर कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे को ओरिजिन से। आप ओरिजिन यहाँ, मतलब मैं इसको इधर ला के डिफाइन कर दूं ना, यहाँ इसको उठा के यहाँ कर दूं, तब भी वही बात रहेगी। यहाँ थोड़ा मेरे के लिए समझाना ईजी रहेगा बस। ठीक है, तो वेक्टर तो वेक्टर रहेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हिलाया उससे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो वाली बात क्लियर होगी कि अंडर प्रॉपर रोटेशन वेक्टर रिमेन्स इनवेरिएंट, वेक्टर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कंपोनेंट तो ऑब्वियसली बदल गए, क्योंकि पहले क्या कंपोनेंट थे, देखो पहले अगर ये सिस्टम था तो ए एक्स क्या था भैया, इसी पेन से करता हूँ। ए एक्स तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं भैया? अच्छा, एक और अजम्पशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, एक अजम्पशन ये ले रहा हूँ कि जो ए है वो एक्स वाई प्लेन में ही है। अजम्पशन क्या है? ए एक्स वाई प्लेन में, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये समझाने के लिए, अगर नहीं होगा तो भी वो चीज़ वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए अगर एक्स वाई प्लेन में है तो पहले क्या कंपोनेंट थे भाई? एक्स वाई प्लेन में तो सिंपली आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और ए एक्स से वो क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा हो इन केस, ए एक्स हो जाएगा ए कोस थीटा, ए वाई क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी, सही है नहीं है, और ए वाई हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। मैं कहूँ लिख दो आप कि पहले तो आपका ए कोस थीटा था और ये चीज़ ए साइन थीटा थी। अगर थीटा एंगल था तो ये ए एक्स है, अगर हाईलाइट भी करना चाहते हो तो। ठीक है, अभी पूछूं तो अभी आपको फोकस करना होगा नए सिस्टम पे, रेड वाले पे। करूं? देखो भैया, अगर अभी चाहिए तो मुझे ये ये तो मेरा हो जाएगा ए वाई, और ये हो जाएगा मेरा ए एक्स। यस और नो? क्लियर? तो ए एक्स प्राइम मैं बोल रहा हूँ इसको, ये लेंथ ए एक्स प्राइम है, ये ए वाई प्राइम है। आपको ये वाला एंगल चाहिए बस, ये वाला एंगल बताओ कितना है? थीटा माइनस फाइव है ना? तो ए एक्स प्राइम क्या हो गया? ए कोस ऑफ थीटा माइनस फाइव, और ए वाई प्राइम क्या हो गया? साइन, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। सिंपल, कुछ पंचायत नहीं है, कंपोनेंट लेना आते हैं ना एक वेक्टर के, तो इतनी सी बात है। यस, चित्र वित्र ढंग से बना लेना, सारी बातें लिख देना। पेन का इस्तेमाल किया मैंने दो का, ये थीटा माइनस फाइव है यहाँ पर, ऑब्वियस है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मुझे नए वाले कंपोनेंट पुराने वाले कंपोनेंट में चाहिए था, तो नए वालों को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इस तरीके से, देखना आप। ए एक्स प्राइम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मुझे बता दो एक बार क्लियर। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताओ ना यार। कोस ए माइनस बी, दुश्मन हो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। भाई देख ले, मुझे कौन सी ये आती है, देख ले, इस चीज का रिस्क लेना ही नहीं है। सही है, बढ़ जाओ। अच्छा, तो फिर ए एक्स प्राइम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कोस थीटा कोस फाइव
प्लस ए साइन थीटा साइन फाई। रेडी? कुछ नहीं, वो तो ए को अंदर लिया है। एक मुझे तो इसको क्या पुराने वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना था। इनको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको ए एक्स लिख सकता हूँ, हाईलाइट कर देना आप भी। और इसको क्या लिख सकता हूँ? ए वाई लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है। अच्छा, मीन वाइल मैंने एक चीज़ नहीं लिखी यार, कि यहाँ पे ए जेड क्या था? ए जेड जीरो था। और ये भी क्या रहेगा? जीरो था। ठीक है। अच्छा, ए वाई प्राइम को क्या लिख सकते हैं? ए वाई प्राइम को ए साइन थीटा माइनस फाइव है। भाई साइन थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला पता है क्या? साइन ए माइनस बी का। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। होप एवरीथिंग इज फाइन। ए को अंदर ले जाओ। ए साइन थीटा कोस फाइव माइनस ए कोस थीटा साइन फाइव। अभी वापस से मुझे इसको पुराने वाले फॉर्मेट में देखना था, तो क्लियरली दिस इज ए वाई। तो ए वाई कोस फाइव एंड दिस इज ए एक्स माइनस ए एक्स साइन फाइव। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन फाइव या माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कोस फाइव। थोड़ा उल्टा पुल्टा किया है बस। ठीक है। ये इक्वेशन वन थी और ये टू थी। वन और टू से थोड़ा ढंग से देखना। ए एक्स ए वाई और ए जेड भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं इनके फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ इनको। तो बताना यहाँ पे क्या आएगा, इन एंट्रीज पे क्या आएगा? ए एक्स प्राइम, ए एक्स प्राइम को नोटिस करो कहाँ पर है, ये रहा। ए एक्स कोस फाइव एंड ए वाई साइन फाइव। तो यहाँ कोस फाइव लिखोगे, यहाँ साइन फाइव लिखोगे, यहाँ जीरो लिखोगे, तभी तो ये बनेगा ए एक्स कोस फाइव और ए वाई साइन फाइव। यस और नो? और जब आपको इस वाले से लिखना है, ए एक्स यहाँ पर है तो माइनस साइन फाइव यहाँ पे आना पड़ेगा, और ए वाई यहाँ पर है तो यहाँ कोस फाइव को आना पड़ेगा, साथ में जीरो आना पड़ेगा। जीरो जीरो। अब मैं इक्वेशन थर्ड, जो कि ए जेड दोनों जगह बराबर था, ए जेड पहले भी वही था बाद में भी वही है, तो यहाँ वन आएगा। ए जेड पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। आप है ना थर्ड इक्वेशन और डाल सकते हो, ए जेड प्राइम इक्वल टू ए जेड। पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो है, इस वजह से उसको वन किया। वन टू थ्री से ये बना सकते हो आप। यही तो चीज़ थी जिसकी हम बात कर रहे थे, कि हाउ द ओल्ड वन एंड द न्यू वन आर रिलेटेड। दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है। अब किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेशन करवाएगा तो कर लोगे आप, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ है ना? पढ़ सकते हैं। पढ़ जाऊँ? चलो। तो प्रॉपर रोटेशन क्या याद रखना है? मैट्रिसेस। कैसे याद रखनी है बता दिया। ठीक है। पैरेटरी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ खास चीज़ थी नहीं, बस कोऑर्डिनेट इन्वर्जन है कार्टेशियन में, और वेरियस सिस्टम्स में क्या हो जाता है उसके बारे में देख ही लिया। ओके। नेक्स्ट आप देखिए क्या था उसमें इंडेक्स में।
वेक्टर ऑपरेशन ही होगा शायद, देख लो और एक बार अच्छे से। वेक्टर ऑपरेशन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेक्टर ऑपरेशंस। इसमें भी पहला है वेक्टर एडिशन। इसमें भी दो चीज है, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, अब्स्ट्रैक्ट में ए आएगा या यू आएगा यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट सही है ना, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में अगर ए वेक्टर कुछ ऐसा हो आपके पास, बी वेक्टर कुछ ऐसा हो, ये ऐसा कुछ हो, ये मुझे अब लिखते भी जोर आ रहा है, बट आप भी थोड़ा सा स्पीड कर दीजिए इसको। बी वेक्टर कुछ ऐसा हो, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, बस वो बात कहने हैं कंपोनेंट्स में। ऑब्वियसली वेरियस कंपोनेंट्स से वो ऐड अप हो जाएंगे। नथिंग एल्स, ठीक है। इधर में अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, देखिएगा, एक वेक्टर को अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में तो ऐसे करते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब एक जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेक्टर जनरल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो लेट वी हैव ए वेक्टर ए एंड लेट वी हैव अनदर वेक्टर बी, इस तरीके से कुछ भी हो, और आपको ए प्लस बी बताना है कि क्या हो जाएगा, ये दो वेक्टर्स, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए प्लस बी कैसे रिप्रेजेंट होगा उसकी बात हो रही है। सम, इसको हम आर से भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है, वो मैं थोड़ा बाद में नाम दूंगा, अभी तो ए प्लस बी बोलता हूँ। वेक्टर एडिशन क्लियर है, कैसे किया जाता है, ट्रायंगल एडिशन रूल से, ट्रायंगल एडिशन रूल से। ट्रायंगल एडिशन रूल क्या है, वो बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो ऐसे बना लो, कैसे बना लो देखना है यहाँ पे, कि ये पहला वेक्टर जैसे था वैसे ही रखा मैंने इसको, दूसरे को स्लाइड करके आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे इधर, और फिर पीछे ले जाएंगे, गाड़ी बैक में लगाइए, पहले गाड़ी को इधर ले जाओ, फिर बैक कर लो, ठीक है। तो दूसरे वेक्टर को ऐसे सेट कर लो, एक मिनट गाइस, दूसरे वेक्टर को ऐसे सेट किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ए और बी, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको ऐसे सेट करना है कि पहला वेक्टर जहाँ एंड हो रहा है, मतलब इसका ये बोलेंगे एरो हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल आना चाहिए, ठीक है, पूछ आनी चाहिए, और फिर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इनिशियल टू दिस फाइनल जो बनता है उसको अपन बोलते हैं ए प्लस बी। ये आपका ट्रायंगल एडिशन रूल है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मुद्दा है, ठीक है। आर अगर ए प्लस बी हो गया आपका, और आपको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप क्या कर लेंगे, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए सिंपली। तो जिसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमने, तो यही तरीका आता है ना, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि उधर ए का ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर, ए का इसके साथ होगा तो ए डॉट बी, बी का बी के साथ होगा तो बी स्क्वायर, बी का ए के साथ होगा तो बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बात होती है, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती स्केलर प्रोडक्ट में। उसको मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, क्या इन दोनों को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ या इतने से समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। तो आर क्या हो गया फिर, आर हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा जहाँ पर क्या है, अब ए डॉट बी में, ए डॉट बी को आपने ऐसे लिखा तो ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वन मोर थिंग,
यहाँ पे अगर मुझे दिखाना हो तो कैसे दिखाना पड़ेगा थीटा को? देखिए ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में मतलब ये वाला थीटा हो गया, आया ना, बोलिए। अरे कनपटे में ये शेर, ए और बी के बीच का मतलब है डायरेक्शंस के बीच एंगल, इनके बीच में डायरेक्शंस के बीच में, तो फिर कौन सा हुआ? इसको आगे बढ़ाओ, ए को, डायरेक्शन का मतलब जस्ट एरोहेड किधर पॉइंट कर रहा है, उसको बड़ा बनाओ छोटा बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ये है, ये बी की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं अपन। एंगल मतलब डायरेक्शंस के बीच में एंगल, वो बढ़ा के आप आराम से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? थीटा को दिखाना होगा चित्र में, तो थीटा ये नहीं है, थीटा ये वाला है। क्लियर है? दिखाओ इसको, आगे से ध्यान रखेंगे, डायरेक्शंस जस्ट डायरेक्शंस के बीच में एंगल। फाइन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, कि जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से ए वेक्टर से कितना एंगल पे है, फाई, इस पे बात कर सकते हैं। मैं इसी चित्र में कर दूं एक बार के लिए, देखिएगा। आपको अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो आप बता सकते हो कि ये जैसे बी वेक्टर था, वेट करेंगे आप, ये जैसे बी वेक्टर था, तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज़ की क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल में, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है दोनों के बीच का यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो जाएगा बी कोस थीटा, और ये चीज़ हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर है ना ये, तो बी साइन थीटा। क्या आप थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो चीज़ों को? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वो हो गया हाइपोटेनस हो गया, तो ये कोस थीटा, ये आपका साइन थीटा, ठीक है। तो अभी अगर फिर टेन फाई अपन लिखें यहाँ से, तो टेन फाई क्या हो गया, टेन फाई इस पूरे बड़े ट्रायंगल में, ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो टेन फाई, टेन फाई हो गया आपका दिस डिवाइड बाय दिस, ये लंब हो गया सामने और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो बी साइन थीटा, तो जस्ट सिंपली बी साइन थीटा लिख दो, और नीचे ये हो गया ए प्लस बी कोस थीटा, ये पूरा ए हो गया था मैग्नीट्यूड वाइज, ये बी कोस थीटा। आया समझ में? हो सकता है मैं डायग्राम अगर दूसरे वाला बनाता तो आपको और बेटर समझ आ जाता, अगर ए को नीचे रखता तो, बट क्या फर्क पड़ता है, इधर भी लो। बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि 90 डालने के बाद में ये चीज़ें लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, लिखी जा सकती है आराम से। तो टेन फाइव है वो ये होगा, जिससे ये एंगल मेड बाई आर वेक्टर फ्रॉम ए, जिससे बनता है वो यहाँ पे ऐसे आता है, दूसरे से चाहिए बी से, चाहिए बी से भी निकाल सकते हैं अपन, बी में ये चीज़ें बदल जाएंगी, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। दिखाऊं करके? ठीक है। ये क्या चीज़ है? एंगल ऑफ आर फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, एंगल ऑफ आर फ्रॉम बी क्या हो जाएगा? मैं उसको टेन फाइव की बजाय टेन डेल्टा लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा बी प्लस ए कोस थीटा, और ए साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। फिर कैसे आया अभी समझा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इस वाले के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे कर रहा हूँ कि कैसे आया। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, कोई लफड़ा नहीं है? ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आप साथ में कि दो वेक्टर कैसे थे जिनको आपने ऐड किया था। सर ऐसे थे, एक वेक्टर ए ऐसे था और बेटा बी ऐसे था, फाइनली आपने ऐसे कुछ बना लिया था, बी ऐसे कुछ था, इन दो को ऐड किया था आपने, ऐसे ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
मैंने क्या किया था, बी को इधर सेट किया था। ठीक है, मैं ऐसे कर दूं कि बी को यहीं रखूं जहां पर है ये, और ए को थोड़ा आगे से खिसका के पहले आगे लूं और फिर डाउन मार दूं और यहाँ सेट कर दूं, तो दिक्कत थोड़ी है किसी को। पर उससे फिर मेरा ए और बी नहीं बन पाएगा ना, बी प्लस ए नहीं बन पाएगा ना। एक मिनट एक मिनट ये तो यार ऐसे ही करना पड़ेगा यार। एक सेकंड, कोई बात नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। ए प्लस बी अगर बनाना है तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। या अच्छा, एक चीज कर सकते हैं, बी प्लस ए कर लेते हैं ना। तो ये बी तो ऐसे ही रखा, बी तो जहां था वहीं रखा। ठीक है, बी जहां था वहीं रखा। इसको अपने क्या किया, यहाँ लाके टिका दिया, यहाँ लाके टिका दिया। पहले आगे ले गए फिर नीचे ले आए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइडिंग अलाउड है, जैसे मन करे। अभी भी बी प्लस ए बन रहा है आपका, बी प्लस ए प्लस बी एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, बी प्लस ए कौन सा, कौन रिप्रेजेंट करेगा इस बार, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा, आया ना, आर, बी प्लस ए है। वो तो बात एक ही हुई। ठीक है, अब आपको ये वाला एंगल चाहिए, डेल्टा, ये क्या होगा, क्लियर। तो देखिएगा, और ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल थीटा है दोनों के बीच का डायरेक्शन का। तो अगर अभी मैं ये एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं यहाँ पे, ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, ए कोस थीटा, ये चीज़ हो जाएगी ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर थोड़ा सा क्या और पास में डलना चाहिए, पर फिर उसमें ये फिर क्या जगह नहीं बचेगी आप पे। पर थोड़ा और पास होता तो थोड़ा परपेंडिकुलर जैसे वाइब आ जाती है। अभी क्या लिख लिख के वाइब ले रहे हैं अपन। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तुम पता है ये तो थीटा ही है ना, ये तो फिर परपेंडिकुलर तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। अभी आप देख सकते हो कि टेन डेल्टा को क्या लिख सकते हो आप, ए साइन थीटा। ये पूरे बड़े ट्रायंगल में, पूरे बड़े ट्रायंगल में ए साइन थीटा ओवर बी प्लस ए कोस थीटा। आया समझ में। आपको कैसे याद रखना है अब आपको देखना है। ओ, ए कोस थीटा आएगा, किससे एंगल है ना, वो चीज यहाँ आता है। बाकी दूसरे कैसे हो जाते हैं, साइन और ये कोस। ठीक है, मैं तो याद नहीं रखता, मैं तो ऐसे बना बनू लेता हूँ। बनाना ही आना चाहिए, वैसे भी ट्रायंगल एडिशन क्या ही बम फट रहे हैं, इधर उधर स्लाइड करने हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ जाइए। कर दो। अच्छा, वेक्टर एडिशन हो गया, तो नेक्स्ट है आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कोई खास फर्क नहीं है। आप इसको ए माइनस बी बोलते हो, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है उसको क्या बोलते हो आप, ए माइनस बी बोलते हो। तो सरकार ये कह रही है कि ए माइनस बी को आप ऐसे पढ़ लो ना यार, इन दो वेक्टर्स का सम है। तो फिर बोला कि ये सब्ट्रैक्शन वाली चीज एडिशन ही हो जाएगी ले दे के। ठीक है, फिर तो ये ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, क्या करना है आपको, जब भी दो वेक्टर्स को, अच्छा अभी पहले उस बात करनी पड़ेगी आपको कंपोनेंट फॉर्म में, और एक आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट फॉर्म, और आपका अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अरे यार यहाँ पे यू आएगा यार, देखना एक बार, अब्स्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग भी देख लेना हिंदी में ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, मोस्ट जनरल वे। हाँ, हाँ अमूर्त लिखा होगा ना, अमूर्त का मतलब होता है एकदम, मतलब
रिप्रेजेंटेशन फ्री टाइप। अच्छा ए ही है, ठीक है, ए ही है अब्स्ट्रैक्ट, ए ही है, ठीक है। अमूर्त फॉर्म मतलब कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन फ्री, अमूर्त, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है रिप्रेजेंटेशन फ्री। लाइक कंपोनेंट में तो आप क्या है, कार्टेशियन सिस्टम में बात कर लेते हो, है ना। ये किसी भी सिस्टम में बात नहीं हो रही है, ऐसे वाला फॉर्मेट, क्लियर। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन फ्री, लिख दीजिए आप, मतलब कोऑर्डिनेट फ्री रिप्रेजेंटेशन। इसको आप और भी बेहतर तरीके से लिखो, कोऑर्डिनेट फ्री रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म, सिस्टम फ्री रिप्रेजेंटेशन है, सिस्टम फ्री फॉर्म है। आप पर्टिकुलरली किसी कार्टेशियन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ऐसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में तो मैं लिखूं यार, रहने दो उसको, तो रहने देता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। इसको देखो, ए वेक्टर को ये था, मैं थोड़ा ऐसे कर दूं आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आने लग जाए, ऐसे कर दूं या फिर जैसे नॉर्मली जनरली जैसे भी चलता है वैसे चले दूं, रेंडमनेस ज़्यादा अच्छी रहती है। तो लेट कोई ये इस तरीके से कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और कोई इस तरीके से बी वेक्टर है, कुछ भी मेरा मर्जी था वैसे बना दिया मैंने, ठीक है। आपको क्या करना है, ए माइनस बी को देखना है कि ये क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला कि आप ए प्लस माइनस ऑफ बी देख लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस ऑफ बी का मतलब क्या होता है, अपन ये देखेंगे इसकी जगह, ठीक है, ये अपने डिसाइड किया, ये ऊपर ही बात हो गई थी। तो बी का माइनस बी बनाना है आपको, ये अगर बी है तो इसका माइनस बी क्या होगा भाई, इसको रिवर्ट कर लो, ये माइनस बी हो जाएगा, आया ना। बस ए और माइनस बी का एडिशन करना है आपको, इसको आप एज ए न्यू वेक्टर समझिए और दोनों का एडिशन कर दीजिए। एडिशन करते हैं तो पहला वेक्टर आपने ऐसे जैसे था वैसे वैसे रखा, ए वेक्टर, माइनस बी को यहाँ सेट कर दीजिए, ताकि ए ये आप रिजल्टेंट बोल पाए, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ये आपका आ गया बस। क्लियर। अच्छा अभी फिर अगर आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आर अल्टीमेटली लिखा तो यही जा रहा है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करो आप, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, अपने आप आ जाएगा, जो भी आना है, अपने को क्या रटना फटना है उसको। कर लिया भैया आपने, ये आर स्क्वायर आया, ये ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस टू ए बी आएगा, ए डॉट पे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे मैं थीटा किसको बोला हूँ, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऑब्वियस है ना वो तो, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब जब भी ए एंड बी ऐसे लिखा गया हो तो मतलब क्या है, इन डायरेक्शंस के बीच में एंगल, क्या आप चित्र में दिखा सकते हो कौन सा थीटा है, इस चित्र में बता सकते हो कौन सा थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल, बताओ, ये वाला थीटा है, आरा बोलिए, ए और बी के बीच में एंगल, यही तो हुआ, नहीं। अच्छा ये माइनस बी एक्चुअल में, ए बी तो इधर रहेगा, ए ये है ही, ये डायरेक्शन था तो बड़ा छोटा कुछ दिक्कत नहीं है, कितना बना हो, ये डायरेक्शन है जस्ट, ठीक है। ये वाला एंगल है एक्चुअली थीटा, ए और बी के बीच का, समझ आया आपको, कहाँ कैसे बनाए। हाँ, और कहीं भी दिखा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बी को यहाँ ट्रांसफर कर लेते, फिर ये यहाँ दिखा देते, वो बात एक ही है, स्लाइडिंग अलाउड है, आप जैसे जो करे वो कर लो, क्लियर है। चित्र में आप भी दिखा दीजिए कि ए और बी के बीच में एंगल का मतलब ये है, यहाँ पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, पढ़ सकता है मैं। अच्छा किसी किसी का जी हो गया, मेरे को तो एंगल चाहिए कि आर कितना बनाएगा ए से, चाहिए तो चाहिए, तो बता दूं, देखो कितना बनाएगा, 10 5,
तो ये वाला एंगल चाहिए आपको, तो भाई निकाल लो यार। कैसे करें सर? अभी एक समस्या ये आ सकती है कि इस डायग्राम में ये ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या बोलते हैं 90 जैसा दिख रहा है ना, तो थोड़ा संकट ये हो सकता है, बनाने में दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आ सकती है चित्र बनाने में। अगर ये 90 से कम होता तो ऐसे हो जाता ना ये, 90 से ज्यादा तो ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूं? ऊपर से ये थीटा तो ये भी वैसे तो थीटा ही हुआ। कि जनरली जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, पड़ेगी जब निकाल लेंगे यार, क्या हो गया। और तरीका बताऊं? चलो एक और अच्छा तरीका बताता हूँ, इसके मजा नहीं है। और तरीका बताऊं अच्छा? आप क्या करो भाई, जिसके बीच में एंगल निकलवाना हो ना, उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, सबसे बढ़िया। ठीक है, किस किस के बीच में चाहिए? आर और ए के बीच में चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, एक बार लिखना मत आप लोग, ठीक है? तो आर इक्वल टू ए माइनस बी है, लिखना मत, है ना? तो आर और ए का डॉट प्रोडक्ट कर दो आप, एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कोस आए, कोस ही आएगा वैसे डॉट प्रोडक्ट से, एंगल से मतलब है, कोस आए टेन आए क्या दिक्कत है? तो बी को इधर ले आओ, आर को उधर ले जाओ, इन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इनका करना है। तो आप बी का खुद के साथ कर दोगे, उसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे बेस्ट वे होता है, जब भी आपको क्वेश्चंस में निकालना होगा ना तो ये कर लेना। ठीक है, कैसे आया देखना, यहाँ पे अपना ये बी स्क्वायर बना, ए का ए के साथ होगा ए स्क्वायर, आर का आर के साथ होगा आर स्क्वायर, प्लस 2 आर डॉट ए होगा, मैग्नीट्यूड वगैरह तो है ही तुम पे, अब माइनस होगा, और द एंगल बिटवीन द कोस फाई, या कोस फाई की वैल्यू आ जाएगी आपसे आराम से, जो भी आनी है। कोस फाई आ जाएगा तो वो बस ठीक है, फाई आ जाएगा। कोस फाई से आप टेन फाई भी बना सकते हो, तो आपकी मर्जी हो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब चाहिएगा तब निकाल लेंगे, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ज़्यादा रट्टाफिकेशन मत डालो, प्लस वाला ठीक है बस बहुत है, उसको भी अपने को चाहिए नहीं, हमें जिसका चाहिएगा अपने आप निकाल लेंगे। जिन भी दो वेक्टर का चाहिए आप ये याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे फोकस करो, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये सब हो गया। नेक्स्ट है वेक्टर ऑपरेशन में सेकंड, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। अगेन दो तरीके से आपको बात करनी है, कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में मतलब है कि आपको कार्टेशियन में बात करनी है एक्चुअली। ठीक है, और एक है अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, मैं इसको कंपोनेंट की बजाय मैं इसको कार्टेशियन में भी बोल सकता हूँ कि कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, इन कार्टेशियन सिस्टम, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब कोऑर्डिनेट फ्री रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक वेक्टर था आपके पास में, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकलेगा वो बात है बस सिंपल। तो भाई ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे था, ऐसा था कुछ, अगर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका मतलब होता है हर कंपोनेंट को ए से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ है ना? हर कंपोनेंट को ए से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। इधर, इधर क्या है भाई, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं?
इस तरीके से डिनोट करते हैं, आया ना। अब तुम ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, आया ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ए टाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, फिर डिपेंड होने ये छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा हुआ एक से तो ये सिचुएशन होगी, और ए अगर छोटा हुआ एक से तो ये होगा, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। थोड़ा कंपैरिजन आपको दिख भी रहा होगा, बराबर होगा तो सेम रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं निकला मल्टीप्लाई करने का। ठीक है सरकार, डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। होपफुली मैंने बनाने की तो कोशिश की, अब नहीं भी बनी हो तो कोई बात नहीं है, बट वही रहेगी। ठीक है, मैं बढ़ सकता हूँ आगे। नेक्स्ट था आपका थर्ड है मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर। वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। इसमें पता आपको दो चीजें, एक आपका डॉट प्रोडक्ट, वेट करेंगे आप थोड़ा सा, टेबल को थोड़ा इस अंदाज में बनाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट के भी अब दो पार्ट होंगे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड कंपोनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट के भी दो पार्ट होंगे, या फिर मैं दोनों को अलग से डिस्कस कर लूँ। एक बार लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर चलने दो ऐसे ही कर लोगे चार एक ही जगह, कर लेना नहीं यार, कर लो यार। डॉट प्रोडक्ट, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम भी है, इसको आप बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आउटकम है वो स्केलर होता है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो आउटकम है वो आपका वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे डिनोट करते हो, अभी बात कर लेते हैं। ए डॉट बी से डिनोट करते हो वैसे तो, ये तो लिख ही सकते हो आप, और इसको ए क्रॉस बी से। ठीक है, अब दोनों बात कर लेते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में और अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ हो गया कंपोनेंट फॉर्म, ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब कोऑर्डिनेट फ्री। अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, पूरा लिख देना आप लोग तो। चलिए बताइए, जिसके बारे में पता हो वो बता दीजिए। तो स्पेल शायद कंपोनेंट फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से पता है। ए वेक्टर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख दोगे, बी वेक्टर लिख दोगे, समझ गए कंपोनेंट फॉर्म में। ए डॉट बी क्या होता है, आई आई वाले मल्टीप्लाई कर लो, जे वाले कर लो। ठीक है सरकार। और अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या होता है, ए डॉट बी को लिख दो आप, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। 90 डिग्री छोटे वाले एंगल का नाम क्या होता है भाई, अक्यूट एंगल। थीटा है वो अक्यूट एंगल है, नहीं, छोटे वाला को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री जरूर नहीं है, छोटे वाला। अरे 1 मिनट, 90 से छोटा नहीं है, छोटा, छोटे वाले को छोटे वाला बोलते हैं ना, छोटे वाला लिख दो ना। क्यों भैया, नहीं समझ आया क्या कहना चाहते हो, देख लो। भाई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दो वेक्टर्स कैसे डिनोट करते हो आप, ऐसे कुछ पूछ, एक वेक्टर ऐसे होगा तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा। मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो दोनों को एक जगह ही बना लिया, हालांकि दूर दूर होते तो मैं स्लाइड करके पास ले आता। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल, एक तो ये एंगल है दोनों के बीच में, तो एक ये वाला एंगल भी है। ठीक है, तो अभी तो क्या है, तुम मतलब कॉमन सेंस से इसी को ले लोगे, लेकिन ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता, अगर ऐसे कुछ कर देता तब तुम कंफ्यूज आ जाते कि ये वाला लूं या ये वाला लूं। तो अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे वाला लेना है। अब इसको मैं अक्यूट नहीं बोल सकता, क्योंकि अब 90 से बड़ा भी हो सकता है ये तो छोटे वाला ही सब अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पे। क्लियर, ये वाला नहीं आएगा, आओ गई,
चित्र बना देना, मेरे को भरोसा नहीं है तुम पे 1 सेकंड का ही, मुझे चाहिए हर बात क्रिस्टल क्लियर। ये ध्यान रखना, अभी सब कुछ लिखवा रहा हूँ, देख रहे हो ना, हर छोटी छोटी चीज लिखवा रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ बढ़िया वाला। बाद में तुमसे इतनी भी एरर की एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर मैं सब कुछ ही लिख रहा हूँ तो। ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। तो 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ढंग से लिखो तो थीटा लेस देन 180 होना चाहिए। पर ये सब मत डालो, वैसे तो ठीक है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 180 होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी देखेंगे तो ये 180 से बड़ा हो जाएगा, सही बात है ना, क्योंकि 180 तो यही हो गया था, ये 180 तो यही हो गया था, उससे बड़ा चल जाएगा ये। तो ये छोटा वाला लेना, 180 से छोटा लेना है। अब उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता भाई। यहाँ तक दोनों बातें क्लियर है, उधर चल जाओ। इधर बात करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। होप कंपोनेंट फॉर्म तो पता ही है आपको, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं एक बार के लिए। इस कंपोनेंट फॉर्म में पहले बात कर लो, चलो। ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में होंगे आपको, अब की बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। ए क्रॉस बी को जनरली आप ऐसे करते हो, आई जे के पहले वेक्टर कंपोनेंट, ये जो यहाँ पर है उसके कंपोनेंट, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पर है उसके कंपोनेंट, एक वेक्टर आ जाएगा जो भी आना है, ओके। और अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हो भैया? ए क्रॉस बी को आप लिखते हो ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। दो बातें हैं, थीटा के ऊपर बात करिए पहले तो, फिर एन कैप पे बात करेंगे। थीटा क्या बोलिए? छोटा एंगल, कौन सा? छोटे वाला, वही जो पहले बात हुई थी, ठीक है, छोटे वाला एंगल। अच्छा, ऑब्वियसली थीटा वो लेस देन इक्वल टू 180 होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन, पॉइंटिंग नॉर्मल टू द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन, कंटेनिंग, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। एक तो बात ये कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ए और बी जिस प्लेन में होंगे उनके नॉर्मल, और पॉइंट किधर करेगा? पॉइंटिंग अलोंग थंब ऑफ राइट हैंड, pointing along thumb of right hand when you curl fingers from first vector to second vector via a smaller angle, not पहले वेक्टर की साइड में की डायरेक्शन में, हाथ को ऐसे लेके जाना है, राइट हैंड को ऐसे लेके जाना है या इस तरीके से लेके जाना है,
ये हथेली को दूसरा वेक्टर दिखे। आपको लग रहा होगा मैंने कुछ ज़्यादा ही बोर कर दिया, या तुमको ज़्यादा कच्चा समझ लिया, हो सकता है ऐसे लग रहा होगा। हाँ या ना? कच्चा समझ लिया ना ज़्यादा? क्या डर रहा है भाई? ईडी है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है? मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता। उसके बाद मेरा अधिकार आ जाता है पूछने का। पर फिर ये ना बोल पाओ कि आप प्रीवियसली हमें पता नहीं था, आपने बताया नहीं। तब एक बार दोबारा सुन लो कि क्या क्या लिखा है मैंने, या मैं फिर एक बार पॉइंट से बता देता हूँ ये क्या क्या है। जैसे आपका दो वेक्टर्स हैं, तो भैया कुछ इस तरीके से होंगे। लेट सिंपलेस्ट केस लेते हैं, इस तरीके से कुछ दो वेक्टर होंगे। चलिए थोड़ा यहाँ बना देते हैं, ए और बी। मैंने पूछा है, सबसे पहले बताया कि एन कैप किधर होगा। एन कैप होगा ऑब्वियसली ये जो दोनों जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब जब प्लेन बनता है तो उसमें परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन बना, ये प्लेन बना। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये भी है, बाहर वाला भी, और अंदर वाला भी परपेंडिकुलर ही है। तो ये भी है और ये भी है। इनमें से भी कौन सा एन कैप है उसको देखना है। वो डिपेंड करेगा कि आपने ए क्रॉस बी निकाला या बी क्रॉस ए निकाला है। तो अभी तो अपने ए क्रॉस बी की बात करते हैं। ए क्रॉस बी में जो पहला वेक्टर है वो ए है। तो आपको कैसे डिसीजन लेना है? पहले वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे हथेली करना है, या हथेली ऐसे नहीं करनी है। पहले वेक्टर डायरेक्शन में राइट हैंड को इस तरीके से लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है कि हथेली को दूसरा वेक्टर दिखे। हथेली मतलब ये पाम, ये पीछे वाला पोर्शन हथेली नहीं होता भाई लोग, ये होता है हथेली। इसको दूसरा वेक्टर दिखे। आपको ये हाथ ले जाना आ गया, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में लेके जाना है, यूं नहीं करना। ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन होता है एरो हेड। यूं नहीं लेके जाना क्योंकि अभी हथेली को दिख नहीं रहा। दिस इज द ओनली वे। ठीक है, ऐसे लेके जाना है, राइट हैंड को लेके जाना, लेफ्ट को नहीं लेके जाना। फिर जो स्मॉलर एंगल है, आपको पता है ये एंगल थीटा था, और सर स्मॉलर एंगल ये वाला ही है। इससे ए टू बी कर्ल करना है, पहले वेक्टर डायरेक्शन में इस तरीके लेके जाना है, और ठीक है ए टू बी कर्ल करना है। फिर ये आपका जो अंगूठा है वो एन कैप की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, सिंपल। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ऊपर देख लीजिए एन कैप को क्या लिखा है। एक तो बोला कि यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। फिर लिखा है इसकी डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में, पॉइंटिंग अलोंग द थंब ऑफ द राइट हैंड व्हेन यू कर्ल फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर बाय स्मॉलर एंगल। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब की साइड में एन कैप होगा। सारा कुछ सही है। वैसे वेक्टर ये कैसे लेके जाना है हाथ वो भी बता दिया है। एक और चीज है, क्या आपको ये क्लियर है, या मैं बोलूँ कि पहले से ही आता था? आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, बट एक बहुत बड़ा फैक्ट है, सुन लेना। 80% लोगों को मैग्नेटो स्टेट समझ नहीं आती, या कमजोर होती है उनकी। मैंने जो डेटा दे रहा हूँ खराब नहीं होता, तुम जानते हो मेरे को। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट के बाद डेटा बताता हूँ। ठीक है, 80% लोगों को मैग्नेटो स्टेट समझ नहीं आती। ठीक है, या कमजोर होती है। वो एक ही बात होगी, समझ भी नहीं आती कईयों को। तो कईयों को ना बहुत प्रॉब्लम सी फील होती है, सफोकेशन सा फील होता है मैग्नेटो स्टेट में। इलेक्ट्रो स्टेट ओके ओके रहता है। ठीक है, इन सब बातों के पीछे ना, समझ नहीं आती, क्वेश्चन नहीं बन रहे, सफोकेशन फील होता है, वो वाइब नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, ये जो सब रीजन है ना, इनके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नहीं पता। कैन यू बिलीव दिस गाइस? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नहीं निकालना आता। तो इन सब के पीछे एक रीजन है। क्या ये हो सकता है? नहीं ना। लग नहीं रहा ना कि ये बात सच है, लेकिन ये सच है। मैं क्या इंश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आप मेरे को 100% गारंटी दे दो कि हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन समझ में आ रखा है, हम कर लेंगे हाथों को यू यू। तो फिर मैं गारंटी दे दूंगा कि आप
उस 20% की कैटेगरी में चले जाओगे जिनको मैटो स्टेट बहुत ही स्मूथ लगती है। अगर आपको ए क्रॉस बी आ गया तो यहाँ चले जाओगे। मैटो स्टेट में कुछ नहीं है, सिंपली ए क्रॉस बी है, पूरी मैटो स्टेट ए क्रॉस बी का लफड़ेबाजी उधर में। और आपको कुछ नहीं सोचना, सब अपने आप होएगा। बस तुमको ये हाथ ले जाना आ गया क्या, मैं इतना से पूछ रहा हूँ, आ गया ना, बस ठीक है, फिर संभाल लेंगे। दो दो चीजें ईडी के लिए, या तो बहुत इजी है या बहुत टफ है। ठीक है, इजी उनके लिए जो चीजों को पकड़ पा रहे हैं, सही तरीके से पकड़ पा रहे हैं, तो अब तुम सही वाली कैटेगरी में चले जाओ बस। तो बना देना भाई यहाँ पे कि ए क्रॉस बी ऐसे कुछ बना दोगे। ए क्रॉस बी है, अब ऊपर की साइड में हो जाएगी, ये सब मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। एन कैप है वो ऊपर की साइड में हो जाएगा यहाँ पे, अगर ए क्रॉस बी की बात थी तो ऊपर की साइड में, आप समझ रहे हैं। फाइन। बढ़ जाऊँ। अच्छा, ये सब ऑपरेशंस वगैरह हो गए, और कुछ थोड़ी बचा, देख ले भाई। उसके बाद शायद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, बता दे एक बार टॉपिक देख के। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट। और इसमें भी ऑब्वियसली पहले नंबर पे आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर आउटकम रहे इस तरीके से, ऑब्वियसली आप ऐसे स्केलर आउटकम ला सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये अल्टीमेट एक वेक्टर हो जाता है, तो एक डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो स्केलर आएगा। एक खास बात ये है कि इसको आप बॉक्स ऑफ एबीसी बोलते हो, तो आप बॉक्स ऑफ एबीसी बोलते हो। ठीक है, और इसका जो एक पंचायत है वो ये भी है कि अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखा, ये वैल्यू बराबर रहेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे बी डॉट ले लिया, यहाँ सी क्रॉस ए ले लिया, तब भी वैल्यू बराबर रहेगी। और अगर यहाँ सी ले लिया और यहाँ ए क्रॉस बी ले लिया तो भी वैल्यू बराबर रहेगी। इवन मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप पहले ये चीज़ को ले लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो आप इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो। वो तो ऑब्वियस है, तो ना लिखूँ तो ज़्यादा सही लगेगा, उससे फिर साइक्लिक ऑर्डर वाली चीज़ मर जाएगी। साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेंटेन नहीं किए होते तो फिर माइनस आना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस चीज़ को, इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ एबीसी में अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया तो ये चीज़ रहेगी। साइक्लिक का मतलब है कि ए बी सी ये ऑर्डरिंग रहनी चाहिए। अभी देख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये ऐसे घुमा के चेक करना होता है, ये ऐसे घुमा के चेक करना होता है, ये ऐसे घुमा के ऊपर से लाना है आपको हमेशा, एक पकड़ लो ऊपर से लाना है, ए बी सी ए बी सी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी है, अगर कोई दो वेक्टर सेम हुए या इतना भी फर्क हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये बी अगर एल से हुआ तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम हुआ या सम इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंड किया, तो बोलते हैं लीनियरली डिपेंड किया। लीनियरली मतलब है कि पावर 1 का रिलेशन, इस तरीके से। क्लियर है, तो इन बातों को ऐसे भी समझ सकते हो। एक और प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूँ यहाँ पे, अगर ए बी सी इस तरीके से है आपका, और आपने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखा तो ठीक है, अगर नहीं रखा, लाइक बी के बाद में आपने ए सी कर दिया, अभी देखेंगे आप साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, ए के बाद सी आ रहा है। ठीक है, या मैं बोलूँ कि इन दोनों को आपने रिवर्ट कर लिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, देख सकते हो। तो किन्हीं भी दो को इंटरचेंज करते हो आप, तो एक माइनस साइन यहाँ पे आएगा। कोई भी दो को इंटरचेंज करते हो तो एक माइनस साइन आएगा, एनी टू। आप लास्ट वालों को भी कर सकते थे, पास पास वालों की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और चीज है कि इसका मतलब क्या होता है बॉक्स ऑफ एबीसी का, ये डिटरमिनेंट होते हैं, जस्ट एक वैल्यू है, वैसे भी स्केलर प्रोडक्ट है तो कुछ एक वैल्यू आएगी।
ये डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, डॉट ये सॉरी ये डिटरमिनेंट होता है। इसमें ये पहले वेक्टर कंपोनेंट, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, इस तरीके से आपके कंपोनेंट आ जाएंगे। अच्छा, इसको है ना, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो लीनियर डिपेंडेंस बोल सकते हैं, दूसरा पैरेलल बोल सकते हैं कि बी और ए पैरेलल है। ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना आप। एक तो लीनियर डिपेंडेंस बोल सकते हैं इसको, और पैरेलल बोल सकते हैं कि बी और ए पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स। दोनों केसेस में आपका वो जीरो जाएगा। कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो इस तरीके से। ठीक है, और भी कोई प्रॉपर्टी होगी तो आप मैनेज कर लोगे, इसको दिक्कत नहीं है। तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। मुझे ये वाली बात तो बहुत पहले लिखनी चाहिए थी, बट ठीक है, जहाँ भी जो भी है सब ठीक है। ठीक है, बढ़ सकता हूँ। काफ़ी काम की चीज़ रहेगी आपके लिए, काफ़ी यूजफुल है, तो ये ध्यान रहना चाहिए। ये वाला भी यूज आता है, ये वाला भी यूज आता है, सभी आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बढ़ जाओ। ओके, नेक्स्ट है आपका स्केलर तो हो गया, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि आउटकम वेक्टर आना चाहिए। आउटकम वेक्टर तो ऑब्वियसली ऐसे ही आ सकता है। ठीक, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं लिखाई। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, चल जाएगा मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है ना। धन्यवाद। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अभी इसको कैसे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार। अल्टीमेटली ये जो दो होते हैं ना, इनकी डायरेक्शन में आता है ये, बी और सी की डायरेक्शन में। यहाँ फैक्टर्स क्या आते हैं वो देख सकते हो आप। ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार। क्लियर, बढ़ जाऊँ, सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वाड्रपल प्रोडक्ट। क्वाड्रपल प्रोडक्ट, चार का प्रोडक्ट। इसमें भी दो चीजें, स्केलर क्वाड्रपल प्रोडक्ट, फिर वो बाकी है वेक्टर वाला। तो चार वेक्टर्स का स्केलर आउटकम आना है। अब भाई कैसे हो सकता है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी क्रॉस डी ऐसे कुछ होगा तो आएगा। बीच में क्रॉस होता तो वेक्टर आ जाता, डॉट है तो स्केलर आएगा। तो अब ये किसके बराबर होता है वो मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए ऐसे करना है इसको, ए का पैचअप कराओ सी के साथ और डी के साथ, ए डॉट सी ए डॉट डी, फिर बी डॉट सी और बी डॉट डी, इस डिटरमिनेंट के बराबर होता है। बाकी ऐसी चीज़ों को, इन दो को एक वेक्टर मान के भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। लाइक अगर इन दोनों को एक वेक्टर मान लूँ तो फिर बॉक्स बन जाएगा ये, तो उससे भी हो सकता है, जो भी इजी लगे। ये ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो निकल जाएगा, इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले इन दो को सोल्व कर लो फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेना। सही है कि नहीं है, वो है इसके बराबर आता है वो ठीक है, इट्स ओके वाली बात है। इससे घबराना नहीं है, मतलब याद रहा नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो खुद याद नहीं रहता। अभी तो याद है कि इसका इसके इसके साथ पैचअप कर लिया, थोड़ी देर बाद ही भूल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है ना। ये चीज़ तो लो लेवल पे लाके कर ही लेंगे अपन। वेक्टर क्वाड्रपल प्रोडक्ट, अभी ये हो जाएगा ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी क्रॉस डी। अब मैं कहूँगा इसको अगर आपने सोल्व करना है तो अपन एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ ई वगैरह मान लेते हैं और उससे सोल्व कर देते हैं। ई क्रॉस वही वाला बन जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे बन जाएगा। लेट ए क्रॉस बी है वो आपका ई वेक्टर है, तो फिर ये एक्चुअल में जो चीज़ है आपकी ई क्रॉस सी क्रॉस डी हो गई। अब उसको कैसे लिखते होते थे भाई, दिस इंटू दिस,
सी बार, ई डॉट डी एंड सी बार माइनस ई डॉट सी डी बार, ये तो लिखते थे, ई डॉट सी डी बार। क्लियर? ई को मैं इंसर्ट करा रहा हूं, ए क्रॉस बी डॉट डी था, ऐसे रख रहा हूं इसको, माइनस ये हो गया आपका ए क्रॉस बी डॉट सी। तो आप बताइए ये क्या चीज है? ये तो बॉक्स ऑफ एबीडी है। ये क्या बॉक्स ऑफ एबीसी है? तो अल्टीमेट रिजल्ट तो ये है भैया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम ऐसे याद रखना चाहते हो जो आप प्रूफ जो अपन ने किया वो ज्यादा बेटर है, प्रूफ वाली चीज ज्यादा सही है। ये जो लेके आया ना वो टेक्निक पता रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। चलो भैया, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला इसमें हाउ टू राइट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है फर्स्ट का ए। ठीक है, व्हेन यू नो द एंगल विद द व्हेन यू नो द एंगल विद नो द एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज। जब आपको एंगल पता हो, ठीक है, मतलब एंगल किसके, एंगल मेड बाय व्हेन यू नो द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर ए, लाइक ये आपका सिस्टम हो, ये एक्स वाई जेड हो। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए हो, बनाते रहिए साथ साथ, थोड़ा स्पीड में चलूंगा मैं। ये वेक्टर ए हो, अगर आपको एंगल पता हो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, लाइक एक्स एक्सिस से ये एंगल अल्फा हो इसका, ठीक है, और वाई एक्सिस से ये एंगल बीटा बना रहा हो ये, और जेड एक्सिस से ये एंगल बना रहा हो आपका गामा। इस तरीके से अगर आपको एंगल पता हो, जैसे डायरेक्ट एक्सिस से एंगल है ये, उतना सिंपल नहीं है जितना अभी दिख रहा है, थोड़ा आप 3D में विजुलाइज कर सकते हो, लाइक ऐसा कुछ, लाइक ये वाई है, ये विजुलाइजेशन के लिए इसको नहीं बनाना है, ये आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये ऐसे कोई वेक्टर है यहाँ पे, पेन से मैं बता दूं एक बार के लिए, यहाँ पे ये वेक्टर है। तो अभी आपका जो एंगल की बात कर रहे हैं तो अल्फा तो ये है, एक्स एक्सिस ये ना ब्लैक वाला, तो अल्फा तो ये है, ये वाला अल्फा है। क्लियर है? और बीटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, वाई और इसके बीच में, पैन के बीच में, और गामा ये हो जाएगा पैन और जेड के बीच में। तो वहाँ तो क्या है, ये वेक्टर है वो इधर ही बन गया, तो आपको बीटा ऐसे दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में वो ऐसे वाई जेड प्लेन में नहीं है, मेरा कहना ये है, वो वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, इस तरीके की कहानी है। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसे कुछ पता हो ना भाई कंपोनेंट क्या होते हैं,
कंपोनेंट होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, जहां जिधर भी चाहिए तुम्हें। कंपोनेंट का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, रिक्वायर्ड डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन लिख दो, रिक्वायर्ड भी नहीं है। कंपोनेंट का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए उधर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं भाई किसी वेक्टर का, प्रोजेक्शन लिखते हैं वेक्टर खुद और वो डायरेक्शन, वेक्टर खुद और वो डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे मैं थोड़ा सा लिख दूं कि ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एन कैप डायरेक्शन, ये चीज है। अभी जैसे मुझे चाहिए ए एक्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट आई कैप, ए डॉट आई कैप। अच्छा, ए डॉट आई कैप को क्या लिख लूंगा मैं, अगर मुझे एंगल पता है दोनों के बीच में, दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल पता है, आई कैप और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, एल्फा। तो पहले वेक्टर मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ एल्फा, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। ए वाई क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट जे कैप, जिधर भी कंपोनेंट चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो बस, जिस वेक्टर का चाहिए तो उस वेक्टर का वो बस डॉट प्रोडक्ट कर दो उसके साथ में। हाँ भैया, ए कोस ऑफ बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ए जेड क्या हो जाएगा, एक डॉट के कैप, और ये हो जाएगा ए ऑफ कोस ऑफ गामा। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि कोस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स बाई ए, कोस बीटा को लिख सकता हूँ मैं ए वाई बाई ए, कोस गामा को लिख सकता हूँ ए जेड बाई ए। अच्छा, कंपोनेंट वाली बात हो चुकी है, कंपोनेंट वाली बात हो चुकी है। और अब मैं इसी में एक टॉपिक डाल रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस। कंपोनेंट वाली बात हो चुकी है ऊपर ही, कैसे लिखे जाएंगे अगर आपको सारे एंगल पता हो। यहाँ दूसरा टॉपिक आ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस, इसी के अंदर ही है, तो कोई बात नहीं, आप तो बस डायरेक्शन कोसाइंस लिख दो, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा, इनको इनको अपन एल एम और एन से डिनोट करते हैं जनरली, डायरेक्शन कोसाइंस। ये चीज वहीं से उठा लाओगे तुम। एक और भी चीज देख सकते हो यहाँ से कि इनका जो स्क्वायर है करके अगर आप जोड़ते हो तो 1 आएगा, चेक कर लो। उसका मतलब ये भी हुआ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। आप देखो कि ये चीज क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये चीज, मैं ऐसे कर देता हूँ एक बार के लिए, ए एक्स बाई ए का स्क्वायर, ए वाई बाई ए का स्क्वायर प्लस ए जेड बाई ए का स्क्वायर। अब नीचे तो ए स्क्वायर बन गया और ऊपर बन गया ये चीज। आप बोलोगे ये भी तो ए स्क्वायर ही है, इसका मतलब ये चीज क्या आ गई, 1 आ गई। ये शायद आप जानते भी हो कि ये डायरेक्शन कोसाइंस का सम है वो 1 होता है, ठीक है। तो एक ही टॉपिक के अंदर एक्चुअली 3 टॉपिक हुए हैं। क्या क्या हुए हैं, आपने लिखा था हाउ टू राइट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट लिखने गए थे तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पता चल गया, साथ में एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में कैसे लिखा जाता है ये भी पता चल गया, ए डॉट एन कैप, प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, कंपोनेंट बोल दो या प्रोजेक्शन बोल दो उसको। क्लियर है भैया, 2 बातें पता चली, कंपोनेंट भी पता चल गई, 3 बात पता चल गई, ठीक है। तीसरा आता हूँ मैं इसी में बी पार्ट पे आता हूँ, हटा दो ये सब, क्लियर है इधर। बी पार्ट है, लेट आपको ना किसी एक से एंगल पता हो, लेट
वी नो द एंगल विद ओनली वन एक्सिस, एक इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से बताओ, ठीक है। लेट वी नो द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट वी नो, ठीक है ना, विद ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तब कैसे लिखोगे? विद ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ही डायरेक्शन, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से पता हो, ठीक है। और लेट जेड से पता हो, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय ए वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस, प्लस जेड से पता है, ठीक है। तब कैसे निकालोगे? देखो भैया, तो इस तरीके से आपका सिस्टम है, वाई जेड और एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आप समझदार हैं कि बाहर की साइड है, एक्चुअली बाहर की साइड यू आ रहा है, बट उसको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड यू गाइस नो कि ओनली ये वेक्टर ए हो, लेट ऐसा कुछ करके ये वाला एंगल पता आपको थीटा, ए वेक्टर और जेड के बीच में, प्लस जेड के बीच में, क्लियर है? वो ऑब्वियसली प्लस जेड है, ना भी लिखूं तो भी चल रहा है। तो उससे एक तो सीधा समझ में आ जाएगा, ए जेड तो समझ में आ जाएगा आपको, आया ना? ए जेड तो क्या हो गया भाई, जिसका एंगल पता वो तो सिंपली सीधा आ गया ना कि ए डॉट जेड कैप, वो तो ए कोस थीटा आ जाएगा, तो सीधा ही हो गया। बाकी के एंगल नहीं पता तो लफड़ा है, एंगल तो चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो ए कोस थीटा वो एक्चुअल में डायग्राम में कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ, ये वाली चीज है ए कोस थीटा, आया ना? अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अगर ये ए कोस थीटा है तो एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ये होगा या नहीं होगा? यही तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है। ये थोड़ा सा आपको देखने में टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ये पॉइंट मान लो पी बोल लेता हूँ मैं इसको, ये पॉइंट पी होता है, ये पी प्राइम होता, तो ये जो लेंथ है वो यही है। परछाई का मतलब होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है ऊपर से बैटरी डालने पे कितनी छाया बन रही है। तो अभी नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं बताता हूँ एक बार के लिए, बता दूँ? वैसे आ गया हो तो इट्स ओके, फिर भी देख लो। ये आपका y है, ये z है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है यहाँ पे, ये आपका वेक्टर था, ये तो a cos थीटा हो गया, और ये जो ये वाली लेंथ है ये a sin थीटा है, मेरी उंगली वाली, बिल्कुल सही बात है। अब मैं अगर ऊपर से परछाई डालूंगा तो ये एक्स वाई प्लेन है, ये परछाई की जो लेंथ है वो इतनी तो रहेगी एक्स वाई प्लेन में, ये वाला भैया, ये a cos थीटा, ये a sin थीटा, सिंपली ये a cos थीटा, ये sin थीटा, बस। ये एक्स वाई प्लेन और इसके वेक्टर के बीच में, जेड के बीच में तो ऑब्वियसली 90 है ना, तो ये इधर कंपोनेंट चाहिए तो a cos थीटा और a sin थीटा, बस। आ रहा है क्लियर समझ में? ये जेड मतलब एक्स एक्सिस वो यहाँ है, तब तो आराम से समझ में आ जाएगा, a sin थीटा a cos थीटा, बस, ठीक है। और अगर अब ये वाला एंगल पता हो आपको, पाई हो लेट, तब आप लिख सकते हो। तब आप फर्दर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, इसका यहाँ पे लेना पड़ेगा, a sin थीटा कोस फाई ए एक्स हो जाएगा, और ए वाई बोला जाएगा, ये यहाँ पे इस चीज को आप ए एक्स बोलोगे, ये जो चीज है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। कैसे? ये एक्चुअल में इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस बाहर की साइड, ये वाई एक्सिस, और ये आपका इस तरीके से प्रोजेक्शन आया पी प्राइम,
ये ये ए साइन थीटा था आपका। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ है वो ए एक्स रहेगा आपका, और ये जो चीज़ है वो ए वाई रहेगा। अब आप लिख सकते हो, अगर ये एंगल आपको पता हो फाई, एक्स एक्सिस से एंगल पता हो, तो ए एक्स हो जाएगा आपका, या यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ए साइन थीटा कोस फाई। अभी आ रहा होगा समझ में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा ए वाई साइन ए साइन थीटा कोस साइन फाई, ए साइन थीटा साइन फाई। इसका लेना है आपको कोस फाई और साइन फाई। इस तरीके से कंपोनेंट लिखने हैं, अगर ये इस तरीके से एंगल पता हो तो। दूसरा एंगल और पता होना चाहिए फाई, एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन का। ठीक है, थोड़ा डेंजरस था बट ठीक है, कंपोनेंट ऐसे लिए जाते हैं। दो एंगल पता हो तो ऐसे करना है आपको। ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया उसको उधर भी बनाया मैंने। एक्चुअल में एक स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे उसको, रेक्टेंगल बनेगा तो देख लो वहाँ पे। कोस उधर आता है जिधर से एंगल बन रहा हो, साइन दूसरी साइड आता है, बस सिंपल। कंपोनेंट्स का कोई चक्कर नहीं है, बढ़ जाए। चलिए, सेकंड है, चलो। सेकंड है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर बी, द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर बी। हालांकि कर तो चुके, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ इसको, सीधा लिख देना आप। वेक्टर ए का चाहिए, दूसरे की डायरेक्शन में चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट बी कैप। क्लियर है? इसका मतलब भी आप समझ सकते हो कि जैसे ये ए वेक्टर था, लेट ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, इसका प्रोजेक्शन चाहिए आपको इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में चाहिए। तो अभी बताया था कि प्रोजेक्शन किसी भी डायरेक्शन में चाहिए तो उस डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, वैसे भी आप समझोगे तो प्रोजेक्शन की बात होती है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। तो इस डायरेक्शन में कितनी परछाई बनी उसकी बात हो रही है। ए कोस थीटा ही तो बनी है, अगर ये एंगल थीटा हो तो। ठीक बात है, ए कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ए कोस थीटा को अपन यही तो लिख सकते हैं, ए डॉट बी कैप। आप देखो इसको अगर खोलोगे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड एक्चुअली, और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ए डॉट बी कैप ही तो बना। ठीक है, आप सिंपली उसको याद रखो, जिधर भी प्रोजेक्शन चाहिए बस ये कर दो। ये यूज कर चुके, अपन लिख भी चुके, मैंने तो दोबारा किया है। ये अपना उसके अंदर पॉइंट था इसलिए उसको बाहर निकाल के लिखा है, पहले के ए वाले पार्ट में था तो बाहर निकाल के लिखा है कि किसी वेक्टर कंपोनेंट, या कंपोनेंट बोल दो या प्रोजेक्शन बोल दो, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, इसका नाम कंपोनेंट भी बोल सकते हो। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर बी। ठीक है, जैसे कई बार है ना, मुझे ऐसे चाहिए होगा, ये हो गया, समझ में आ गया, नीचे वाला बनाने की जरूरत नहीं थी, सिंपली ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। जैसे कई बार मुझे ऐसे चाहिएगा, ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट ऐसे कुछ हो, लिखना नहीं है आपको, समझना है। ये सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक कंपोनेंट रहेगा सरफेस के अलोंग, एक कंपोनेंट रहेगा सरफेस के नॉर्मल। तो मुझे अगर नॉर्मल वाला कंपोनेंट चाहिए तो कैसे लिखूंगा मैं, ई डॉट एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या रहेगा, इधर नॉर्मल रहेगा, आया ना। अच्छा, ये वाला कैसे चाहिएगा, इसको फिर मैं ई परपेंडिकुलर बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा, ई पैरेलल। इसको कैसे लिखूंगा, ई वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में चलेगा ये। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ई डॉट एन कैप तो वैल्यू हो गई, और एन कैप, और इसको लिखना पड़ेगा ई माइनस ई परपेंडिकुलर, उसको घटा दूंगा, एक वेक्टर में दो ही कंपोनेंट होते हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर।
उसको घटा दो, ये आ जाएगा। आया ना। ये क्या थी, एक सरफेस थी, ध्यान रखिएगा। ये एक सरफेस थी। सरफेस में ऐसे एक लाइन से शो किया हूँ, एक्चुअली में ऐसे सरफेस थी, ताकि आपको एन कैप समझ में आ जाए। लिखो। आपको ये बता दिया कि ये वाली चीज कहाँ यूज होने वाली है। कंपोनेंट्स आना चाहिए आपको लेना। एक्चुअली में हम बाउंड्री कंडीशंस पे बात करेंगे भविष्य में इलेक्ट्रिक फील्ड की। पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वहाँ पे कंपोनेंट लेना आना चाहिए आपको। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो आप कंपोनेंट कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। है ना। हो गया, कर जाओ। नेक्स्ट चीज क्या है आपके। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट डालो, फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फिजिकल या ज्योमेट्रिकल लिखना है यार। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी। ए डॉट बी तो लिख दे फूफा मेरा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, थर्ड पॉइंट है होपफुली, है ना। ए डॉट बी क्या होता है भाई, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, तो अपने इसको ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। बी कोस थीटा क्या है, बी डॉट ए ही तो है, या कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। समझ सकते हो उस चीज को। तो बस यही मीनिंग होता है इसका, कंपोनेंट ऑफ। इसको ऐसे बोल सकते हो, एक वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर और इनटू कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट बोल लो या आप द अर्लियर वेक्टर जो यहाँ पे लिया है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ, या प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, कंपोनेंट बोल सकते हो और प्रोजेक्शन बोल सकते हो। प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, अनदर आएगा ना अदर की जगह, दूसरा वेक्टर मतलब अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अर्लियर वन। मतलब ये है, देखो, ये जैसे ए है और ये जैसे बी है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये ए है, ये बी है। अब बी का मुझे कंपोनेंट चाहिए इधर, तो क्या हुआ भाई, ये बी कोस थीटा हुआ, है ना। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी को लिख सकते हो आप ए का मैग्नीट्यूड और बी कोस थीटा। इसको एक साथ लिख लिया, मतलब है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वन वेक्टर, एंड दूसरे कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्लियर वन। बी कोस थीटा क्या है, बी का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ऐसे आया समझ में। अच्छा, उल्टा भी लिख सकते हो इसको, कि अगर ऐसे कर लिया आपने कि बी पहले ले लिया, तो फिर ए कोस थीटा लिख सकते हो इसको। तो मतलब ये हुआ कि बी का मैग्नीट्यूड तो हो गया यहाँ पे, तो फिर ए का अगर प्रोजेक्शन लोगे बी के डायरेक्शन में, ए कोस थीटा आएगा वापस से। तो कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्लियर वन। क्लियर है भैया।
कुछ नहीं है, फालतू की बकवास से लिखवा दिया ऐसे ही। पढ़ जाओ। ये एंगल बिटवीन दैम थीटा है। चलिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग खत्म हुआ, कुछ भी नहीं था इसमें। ये वाली बात थी, वो यहीं से समझ में आ रही है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैं एक काम करता हूँ यार, यही स्टॉप कर देता हूँ और फिर कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पूरा हो नहीं पाएगा, मज़ा आ नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, अब तक की शायद ऐसी बातें हैं कि बच्चों को कवर अप हो जाएंगी। इसके बाद थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बार बार चाहिएंगी, तो चाह रहा हूँ कि सबके सामने हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है? यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ।